नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया को आकाश का सच पता चल जाता है कि वो जिस बेटे को इतने सालों से ढूंढ रहा था वो तो उसके पास में ही था। अब वो अपने किए पर बहुत ही पछताता है कि जब आकाश छोटा सा था तो वो तो उस रिश्ते को शायद जानता था। वो उस रिश्ते को ना जानते हुए भी लेकिन अपने खून के लिए वो मेरी तरफ ही आता था। बाकी सब बच्चों से अलग था वो। बाकी सब बच्चे मुझसे डरते थे लेकिन आकाश तो मेरा प्यार ही चाहता था। और मैं इतना बेवकूफ था कि मैं हर बार उसे अपने से दूर कर देता था। अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया अपने इसी पश्चाताप में थे जिसकी वजह से उनकी आंखों से अब आंसू लगातार बहते जा रहे थे। राजीव गुलेरिया यहाँ पर अपनी सोच में ही था तो वहीं दूसरी तरफ अनिका भी अब तक स्वाति के पैलेस में जहाँ पर वो सभी रह रहे थे वहां पर पहुंच गई थी। वहां पर पहुंचने के बाद अब वो बेसमेंट में अपनी गाड़ी को पार्क करने लग जाती है। गाड़ी को पार्क करने के बाद वो अब उस बेसमेंट से वहां पर अब अपने कमरे की तरफ आने लगती है। अनिका भी यही सोचती है कि पहले अब वो अपने कमरे में ना जाकर पहले उसे एक बार आयशा माँ को देख लेना चाहिए, एक बार उससे मिल लेना चाहिए। क्योंकि अनिका ने यहाँ से जाने से पहले जब वो स्वाति मल्होत्रा से मिलने के लिए गई थी तब आयशा मारवा की तबीयत देखी थी कि वो सच में कितना रोहित को याद कर रही थी। के बारे में सोच कर आयशा मारवा को पैनिक अटैक तक आ रहे थे, इसलिए अनिका ने सोचा कि वो पहले आयशा माँ से ही जाकर एक बार मिल लेती है और अगर हो सका तो वो रोहित के बारे में आयशा माँ को सच भी बताने की कोशिश करेगी। यही सोचते हुए ही अनिका अब जल्दी से बेसमेंट से अपने बाथरूम से होकर अपने रूम में पहले आ जाती है। कुछ ही देर के बाद चेंज करने के बाद अब अनिका अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा ही अब एलिवेटर से 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर आयशा मारवा का कमरा था। वहां पहुंचने के बाद कुछ ही देर में अनिका अब आयशा मारवा के कमरे के पास आ जाती है और फिर वो बाहर से ही रूम को खोल कर देखती है तो रिया अपनी दादी को पकड़कर अभी सोई हुई थी। आयशा मारवा और रिया यहाँ पर दोनों ही सो रही थी। अनिका पूरे ही रूम में देखती है तो वो समझ जाती है कि शायद आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अपने रूम में चले गए होंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर बस आयशा मारवा के साथ रिया ही साफ दिखती है। अनिका भी अंदाजा लगा लेती है। अनिका अब आयशा मारवा के कमरे के अंदर आ जाती है और अब वो उसके पास बैठकर अब उसके सिर पर अपने हाथों को फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए माँ, आपका रोहित बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और वो बहुत जल्द ही आपके पास होगा। अनिका भी आयशा माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए सब कह रही थी। हालांकि अभी आयशा मारवा सो रही थी लेकिन अनिका उन्हें देखकर अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके मन में अब जो भी कुछ आ रहा था वो रोहित के बारे में कहते हुए ही जा रही थी कि माँ मैं जानती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी, मुझे माफ करना, मैं आपको उसी समय नहीं बता पाई लेकिन जब तक मैं पहले पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं आपको भी क्या ही कहती, मुझे माफ करना माँ। लेकिन हाँ अब जब आपकी आंखें खुलेंगी तो मैं आपको पूरा सच बता दूंगी कि रोहित को कुछ भी नहीं हुआ है। यही करते करते क्योंकि अनिका भी पूरे दिन थक चुकी थी इसलिए अनिका भी अब आयशा माँ के सिर पर हाथ फेरते फेरते कब अनिका की भी आंखें लग जाती है उसे भी पता ही नहीं चला। वहां दूसरी तरफ इंडिया में राजलक्ष्मी, श्रेया और नंदनी तीनों ही अब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए वो तीनों अभी गुलेरिया हाउस में वापस आ जाती हैं क्योंकि वो उन तीनों ने ही प्लान बनाया था कि वो कॉफी के लिए बाहर जाएंगी। लेकिन अब जब वो कॉफी वगैरह पी के अब अंदर आ रही थी तो वो देखती हैं कि ओमकार पहले से ही उन तीनों के ही आने का इंतजार कर रहा था। ओमकार यहाँ पर गुलेरिया हाउस में हॉल में एक सोफे पर बैठा हुआ था। ओमकार को देखकर अब श्रेया ओमकार से कहती है, क्या बात है ओमकार, तुम अब तक सोए नहीं हो क्या, या तुम्हें शायद आज नींद नहीं आ रही है मुझे लगता है। ऐसे यहाँ पर ये सुनते ही अब ओमकार कहता है कि आप तीनों कहाँ गई थी, और गई भी थी तो फोटोज को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डालने की क्या ही जरूरत थी आप तीनों को।
ओमकार की स्ट्रिक्टली बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि मर्जी है हमारी कि हम फोटो डालें या नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे करण चाचा की तरह ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही अब ओमकार ने कहा कि आप तीनों ने फोटो ग्रुप में अपलोड कर दी है। वहां पर मुक्ता और प्रीति ने मेरा और सनी दोनों का ही अब दिमाग खराब कर कर रख दिया था कि उन दोनों को भी आप तीनों के ही साथ जाना चाहिए था। अरे भाभीओ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप लड़कियों को क्या ही मजा आता है गर्ल्स ट्रिप पर। आप लोगों को ये फोटो नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों के फोटो डालने से ही हम लोगों ने जो डिनर का प्लान किया था वो सब रन हो गया है, वो सब बेकार हो गया है। अब ओमकार की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है वही तो मजा आता है जो आप लड़कों को आता है बॉयज ट्रिप पर जाने पर। वैसे ओमकार, क्या तुम भूल गए हो कि तुम सब भी तो ऐसे ही करते हो। जब तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, ट्रिप पर जाना अच्छा लगता है तो हम लड़कियों को क्यों नहीं लगेगा? ये कहते हुए ही अब श्रेया राजलक्ष्मी और नंदिनी से कहती है मेरे ख्याल से अब हमें सोने के लिए चलना चाहिए। भाई, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। श्रेया की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी, नंदिनी दोनों ही अब हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और वो तीनों ही अब ओमकार को चिढ़ाते हुए उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पर ओमकार बस उन तीनों को ऐसे जाता हुआ ही देखता रहता है, क्योंकि श्रेया ने उसे अब ऐसा जवाब दे दिया था कि उसके पास अब और लफ्ज थे ही नहीं कि वो उनका कोई भी जवाब दे पाता, क्योंकि ओमकार और लक्ष्य ने तो बड़े ही प्लानिंग के साथ डिनर प्लान किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन लोगों के जाते ही उसकी ये तीनों भाभियां भी उनके प्लान को ऐसे बर्बाद करेंगी। हालांकि यहाँ पर श्रेया का, नंदिनी का और राजलक्ष्मी का उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। वो तो बस अपनी कॉफी के लिए, मस्ती के लिए गुलेरिया हाउस से बाहर गई थी। हालांकि वो ये कॉफी गुलेरिया हाउस में भी पी सकती थी, लेकिन उन तीनों को ही एक साथ बाहर घूमना था, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। लेकिन जब वहां पर जब ओमकार और सनी, प्रीति, मुक्ता ये सब वहां पर थे, तो तब जैसे ही मुक्ता और प्रीति ने ये सब सारी ही फोटो देखी तो वो भी अब चिढ़ते हुए कहती है कि हमने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दी है। अरे कितना अच्छा अवसर था हम लोगों के साथ, हम भी अगर उन तीनों के साथ होते तो कितना ही मजा आता। ये सब सुनते ही तो यहाँ पर सनी और ओमकार की हवाएं ही निकल गई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनका सारा बना बनाया प्लान फेल हो गया था। और इसी गुस्से में ही अब ओमकार यहाँ घर पर आ गया था और इसलिए वो भी तीनों ही भाभियों का यहाँ पर वेट कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि अब उसकी भाभियों ने उसे ऐसा जवाब दे दिया था तो अब वो कर भी नहीं सकता था, और इसलिए वो भी अब अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये आकाश भैया और मयूर भैया कब तक आएंगे। यही सोचते हुए ही वो भी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस में सुबह हो गई थी। आयशा मारवा के रूम में सो रही रिया की आंखें अब खुलती है और अब वो अपनी दादी माँ के गालों पर एक किस करती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग दादी माँ। ये कहते हुए ही जब रिया की नजर अब अपनी दादी माँ की बगल में सो रही अपनी मम्मा पर जाती है तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसकी मम्मा भी यहाँ पर उन दोनों के साथ सो रही होंगी। और अब वो जल्दी से बेड से उतरकर अब अपनी मम्मा के पास जाकर के खड़ी हो जाती है और वहां पर खड़ी होने के बाद अब वो अपनी माँ को धीरे से झुककर अब अनिका के गालों पर एक किस कर देती है और वो अपनी मम्मा को और दादी माँ को दोनों को सोता हुआ बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। यहाँ नींद में सो रही अनिका को जब अपने गालों पर जब किसी के किस करने का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और अब वो अपनी आंखों को मसलते हुए ही अब उसके एक मुंह से ही निकल जाता है गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा। अपनी मम्मा के मुंह से अपने डैड का नाम सुनकर अब रिया के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है, क्योंकि रिया ने अपनी मम्मा को किस किया था, लेकिन जब उसने अपनी मम्मा के मुंह से अपने डैड का नाम सुना तो अब एक पल के लिए रिया को भी अपने डैड की याद आ गई थी। कहीं ना कहीं रिया भी अपने डैड को बहुत ही मिस कर रही थी। वहां जब अनिका ने अपने सामने आंखें खोलकर रिया को खड़े हुए देखा तो वो अब जल्दी से बेड से उठकर अब सीधा ही बैठ गई थी सामने रिया को। ऐसे उदास देखकर अब अनिका उसे अपने पास बुलाती है गले लगाने के लिए। रिया जब अनिका के पास आकर उसके गले लगती है तब अनिका उसे एक जोर से हक करते हुए कहती है
तुम तो बिल्कुल अपने डैड पर गई हो। हाँ, तुमने तो अपने डैड की याद मुझे भी दिला दी। ये कहते हुए ही अब अनिका रिया को किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश कर देती है। यहाँ रिया अभी अनिका से कहती है, मम्मा आप डैड को बहुत मिस कर रही हो ना। रिया के मुंह से ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है, हाँ बच्चा, मैं आपके डैड को बहुत ही मिस कर रही हूँ। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा चलिए ना, हम डैड से मिलने के लिए चलते हैं। आई प्रॉमिस मैं डैड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस एक बार, मुझे बस एक बार मेरे डैड को देखना है। मैं बस दूर से ही उन्हें देखकर वापिस आ जाऊंगी। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मैं भी आपके डैड से मिलना चाहती हूँ। गॉड स्वेयर मेरा भी उनसे मिलने का बड़ा ही मन है। ये कहते हुए अब अनिका रिया को अपने गले से लगाए हुए ही ये सब कहती है। कुछ ही देर तक दोनों माँ बेटी ऐसे ही एक दूसरे को गले लगा कर रखती हैं कि तभी दोनों के ही कानों में अब दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है। अब दरवाजे की आवाज को सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा आप बैठो, मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है। और फिर अब रिया जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलने लगती है। जैसे ही रिया ने अब दरवाजा खोला तो सामने आर्यन और अलेक्जेंडर खड़े हुए थे। रिया अब उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर अब रिया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। रिया अब उन दोनों को ही गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बदले में आर्यन और अलेक्जेंडर भी अपनी बहन रिया को गुड मॉर्निंग विश करती है और अब रिया उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद अब आर्यन अब उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। आर्यन को ऐसे करता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है आर्यन, क्या कुछ बात है क्या। अपनी मम्मा को उस रूम में देखकर अब दोनों ही भाई अब दौड़कर अपनी मम्मा के पास जाकर अब उन्हें एक हक करते हुए वो दोनों भी अब अपनी मम्मा को भारी भारी से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद अब वो कहते हैं, हमें आपसे मम्मा बहुत ही जरूरी बात करनी है। अब अपने बेटों के मुंह से ये बात सुनते ही अब अनिका भी दोनों को बदले में गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर दोनों को ही फोरहेड किस करते हुए अब कहती है, हाँ बताओ ना क्या बात है। और उसके बाद अब वो दोनों से कहती है, क्या हुआ है बेटा, बताओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ, बोलो कुछ। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर और आर्यन पहले तो अपनी दादी माँ की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो अब अनिका से कहते हैं, मम्मा क्या हम दादी माँ को डैड के बारे में नहीं बता सकते हैं क्या। मम्मा दादी माँ की हालत देखिए ना, अगर उन्हें डैड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो शायद उनकी हालत में कुछ सुधार हो सकता है। मुझे डर है कि कहीं दादी माँ को कुछ हो ना जाए। अपनी दादी माँ की आपने देखी है ना दादी माँ की हालत कल कितनी खराब थी। मम्मा हमें अच्छा नहीं लग रहा है उनसे ये बात छुपाकर। अपने बच्चों का अपनी दादी माँ के लिए इतना कंसर्न देखकर तो अब अनिका को अपने बच्चों पर बहुत ही प्राउड हो रहा था कि सच में भगवान ने कितने ही प्यारे बच्चों को उन्हें दिया है। उसे अब अपनी परवरिश पर भी बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। अनिका तीनों का हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है हम दादी माँ को सब कुछ बता देते हैं। ये सुनते ही अब तीनों बच्चों के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि अनिका भी रात को आयशा मारवा को ये सच बताने के लिए ही आई थी। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर आयशा मारवा और रिया सो रहे हैं तो वो भी उनके साथ यहीं पर ही सो गई थी। और अब वो तीनों ही अब अनिका को एक हक करते हुए अब करते हैं। अब अनिका भी अपने तीनों बच्चों को नीचे जमीन पर बैठकर अब अपने तीनों ही बच्चों को अपने गले लगाकर अब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं कि तभी अब रिया की नजर अपनी दादी माँ पर जाती है, जो कि अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। अपनी दादी माँ को ऐसे जगता हुआ देखकर अब रिया ने कहा, वो देखो दादी माँ जग रही हैं शायद। रिया की ये बात सुनते ही अब वो सभी अब आयशा मारवा को ही देख रहे थे। तीनों ही बच्चे अब अपनी दादी माँ के पास जाकर बैठ गए थे। अब उनकी नजर अब आयशा मारवा पर ही थी, क्योंकि उन्हें वे अभी भी इस बात से श्योर नहीं थे कि पता नहीं उनकी दादी माँ की तबीयत अब कैसी होगी, क्योंकि कल जो उन्हें पैनिक अटैक आया था कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिर से ऐसा कोई अटैक आ जाए। जैसे ही आयशा मारवा ने अब अपनी आंखें खोली तो वो सामने अनिका, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर अब वो उठने की कोशिश करने लगी। बेड पर बैठने के बाद अब आयशा मारवा ने अपने दोनों ही हाथों को फैला दिया था। ये देखकर तो अब चारों ही जल्दी से आयशा मारवा को हक कर लेते हैं। अपने बच्चों को हक करते हुए आयशा मारवा कहती है कि मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों,
जब ऐसी सिचुएशन में मुझे स्ट्रोंग होकर तुम सभी को संभालना चाहिए था, तब मैं उसी वक्त कमजोर पड़ गई। हाँ, मेरी गलती है, मुझे ही तुम लोगों को संभालना चाहिए था। और देखो ना मेरे संभालने की वजह तुम सब मुझे संभाल रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी माँ है ना तुम्हारे लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे कुछ में ही नहीं होगा। और मेरे बच्चों जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। आयशा मारवा की ये बात सुनकर सभी अब उनसे अलग होते हैं। और फिर अलेक्जेंडर उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है दादी माँ, हमें पता है कि आप डैड से बहुत ही प्यार करती हैं और शायद वो सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ना दादी माँ। हम समझ सकते हैं आपकी हालत, इसलिए आपको हमसे सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे फैमिली तो इसीलिए ही होती है ना दादी माँ कि अगर कोई एक वीक पड़ जाए तो दूसरा उसे स्ट्रोंग बनाए रखे। तो अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर कौन वीक पड़ा है और कौन स्ट्रोंग, क्योंकि हम सब फैमिली है और हम सब एक दूसरे को अच्छे से संभाल सकते हैं। ये सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं, क्योंकि बेटा ये मेरी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर बड़ी मैं हूँ और तुम्हारी दादी भी हूँ, इसलिए रोहित के जाने के बाद मुझे ही तुम सबको संभालना चाहिए था। अनिका के सर पर अपना हाथ रखते हुए अब आयशा मारवा अनिका से कहती है, मुझे माफ कर दो अनिका, रोहित के जाने के बाद पहले ही तुम पर बच्चों को संभालने की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ। और फिर तुम मुझे भी तो संभाल रही हो। जहाँ इस वक्त तुम्हें बिखर जाना चाहिए उस वक्त तुम यहाँ पर एक ढाल बनकर सबके सामने खड़ी हो, ताकि किसी को भी कोई भी दुख या तकलीफ ना हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब आयशा मारवा कहती है, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई है, इसलिए तुम अब अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ, बच्चों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो ना, मैं इन्हें अच्छी तरह से संभाल लूंगी, मैं अपने आप को स्ट्रोंग रखने की कोशिश करूंगी। आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब अनिका अपने दोनों ही हाथों से अब आयशा मारवा का हाथ पकड़कर कहती है, माँ मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं, आप हम पर इतना ट्रस्ट करती हैं। लेकिन माँ, मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब अनिका की ये बात सुनकर अब एक पल के लिए तो आयशा मारवा हैरान हो जाती है कि अनिका उससे क्या बात कहना चाहती है, कहीं कुछ और भी अनर्थ तो नहीं हो गया है। एक पल के लिए तो आयशा मारवा पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि अभी वो रोहित के सदमे से ही बाहर नहीं निकली थी। लेकिन जिस तरह से अभी अनिका ने उससे अपनी बात पर ध्यान देने के लिए कहा, उसे सुनकर तो अब आयशा मारवा और भी घबरा जाती है। आयशा मारवा की आंखों में हैरानी को देखकर अब अनिका कहती है, घबराइए मत माँ, ऐसी अब कोई भी बात नहीं है, मैं बस आपको रोहित के बारे में, मिस्टर मारवा के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रोहित का नाम सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ अनिका बताओ ना, क्या कहना चाहती हो। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, माँ मिस्टर मारवा पूरी तरह से ठीक हैं। अनिका के मुंह से ये सब सुनते ही आयशा मारवा अनिका को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उन्हें तो अनिका की इस बात को सुनकर डर लगने लगा था। अब उन्हें यही लग रहा था कि कहीं अनिका को कोई शौक तो नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अनिका सारी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते कहीं अब अनिका अंदर ही अंदर ना टूट गई हो, जहाँ वो ये सबके सामने खुद को स्ट्रोंग दिखाते दिखाते कहीं वो अंदर से ही तो नहीं टूट रही है। इसीलिए ही शायद वो ये सारी ही बातें कह रही है, क्योंकि वो शायद ये मानने के लिए तैयार ना हो कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। आयशा मारवा अनिका के कंधे को पकड़ती है और अब उसके कंधे को जोर से हिलाते हुए कहती है, अनिका बेटा तुम ठीक तो हो ना, संभालो खुद को। मैं जानती हूँ कि ये समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और हाँ मुझे माफ करना कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं अनिका, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जी भर कर रो लो, क्योंकि अनिका रोना भी कभी कभी हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है। अगर तुम नहीं रोओगी तो शायद तुम अंदर ही अंदर ऐसे ही होती जाओगी, इसलिए मुझे लग रहा है तुम्हें अपने अंदर के इसे
दुख को निकालना होगा। आयशा मारवा यहाँ पर अब अनिका को संभालने के लिए ये सब कहती है, क्योंकि उन आयशा मारवा ने तो अपने दिमाग में अनिका के लिए कुछ और ही सोच लिया था। आयशा मारवा सोच रही थी कि अनिका कहीं अपनी इमोशंस को छिपाते छिपाते कहीं ये न मान बैठी हो कि हाँ रोहित को कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए अनिका के लिए भी रोना जरूरी था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से श्रेया मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी, अनिका के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, उसे भी अब रोहित के होने का इल्यूजन ना महसूस हो ये अभी, इसलिए अब आयशा मारवा उसे ये सब कहती है। लेकिन आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अरे नहीं, आप बात को गलत समझ रही हैं माँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ और प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मिस्टर मारवा जिंदा हैं, वो ठीक हैं, उन्हें वो अभी इस दुनिया में ही हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा ने जब अनिका की आंखों में देखा तो उसे एक विश्वास था, और यही विश्वास तीनों ही बच्चों की आंखों में भी अभी उसे दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक पल के लिए जब आयशा मारवा ने अनिका की तरफ देखा तो उसकी आंखों में देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें सच बोल रही हो, और उसी सच पर विश्वास करने के लिए जब उसने तीनों ही बच्चों की आंखों में देखा तो उसे वही सच नजर आ रहा था। तीनों बच्चे भी अब अपनी दादी माँ को वैसे देखकर अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, ताकि उसकी दादी माँ को उसकी मम्मा की कही हुई बातों पर यकीन हो। अपनी दादी माँ को ऐसे देखकर अब आर्यन कहता है, दादी माँ, मम्मा बिल्कुल सच बोल रही हैं, डैड बिल्कुल ठीक है वो, हाँ अब उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हाँ वो अभी इस दुनिया में हैं। ये सारी बातें सुनकर तो आयशा मारवा कहती है कि कहाँ है फिर रोहित, अगर रोहित सच में जिंदा है तो फिर रोहित का अता पता क्यों नहीं है, रोहित कहाँ है, बताओ मुझे उसके बारे में। बच्चों, क्या तुमने अपने डैड को देखा है, मुझे बताओ ना वो कहाँ है, क्योंकि मैं अगर रोहित जिंदा है तो मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। अपनी दादी माँ का ये सवाल सुनकर तो अब सभी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था अब तक कि उसके डैड कहाँ है, सिर्फ अलेक्जेंडर को छोड़कर। लेकिन तभी अब बात को संभालते हुए अब अलेक्जेंडर ने कहा, दादी माँ, मैंने डैड को देखा है, वो थोड़े से इंजर्ड हैं बट वो ठीक हैं। हम इस बात को तो नहीं झुठला सकते कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो अभी इंजर्ड हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो अब ठीक हैं। मैंने डैड को अपने बिल्कुल पास से देखा था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो अब अनिका उसे फटी हुई आंखों से देखती है, लेकिन यहाँ आयशा मारवा अब अलेक्जेंडर की ये बात को सुनकर अब उससे कहती है कि कहाँ देखा था तुमने अपने डैड को, मुझे भी वहीं पर ले चलो जहाँ पर तुमने अपने डैड को देखा था। रोहित को कहाँ रखा गया है, उसका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर अब अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। अलेक्जेंडर को अपनी तरफ ऐसे देखकर अब अनिका समझ गई थी कि अब आगे की बात को उसे ही संभालना होगा, क्योंकि आयशा मारवा ने जिस तरह से रोहित को देखने की जिद अब लगा ली थी, इसलिए अब उस बात को संभालना शायद अब अलेक्जेंडर के बस की बात नहीं था। हालांकि अलेक्जेंडर ने अपनी दादी माँ को विश्वास दिलाने के चक्कर में कह दिया था कि उसने डैड को देखा है, लेकिन अब जब बात बिगड़ती हुई नजर आ रही थी तब अनिका ने आयशा मारवा से कहा, माँ, मिस्टर मारवा का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ही उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। उन्हें एक अलग जगह पर रखा हुआ है ताकि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और अभी मैं आपको उनसे मिलने नहीं दे सकती हूँ। आपको इसके लिए मुझ पर विश्वास करना होगा। आपको मुझ पर विश्वास है ना माँ? क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? ये सुनते ही अब आयशा मारवा अनिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ अनिका, मुझे तुम पर पूरी तरह से भरोसा है। अरे मुझे तुम पर भरोसा तब से है, तब तक तो तुम्हारी रोहित से शादी भी नहीं हुई थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम मेरे फूलों को बचाने के लिए मेरे पास आई थी, तब से ही मुझे तुम पर पता नहीं क्यों अपने आप ही विश्वास हो गया था। मैंने तुम्हें कभी बहू ना देखकर सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। अगली बार जब तुम उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाओ अनिका, तो बस उसकी फोटो लेकर आ जाना, ताकि एक बार मैं बस अपने रोहित की को फोटो में देखकर मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं
मैं बस उसकी फोटो को ही देखकर अपने दिल को समझा लूंगी। ये सुनते ही अनिका बेभान में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि एक माँ की ममता क्या होती है वो अच्छी तरह से जानती थी कि जब एक माँ को पता चलता है कि उसका बच्चा इतना जख्मी है या उसका बच्चा अभी दुनिया में नहीं है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, वो अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी। यहाँ रिया भी अभी तक जो ये सब देख रही थी वो अब अपनी दादी माँ से कहती है कि चलिए दादी माँ, हम अभी गार्डन में चलते हैं क्योंकि आपके लिए बाहर चलना बहुत ही जरूरी है। रिया की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है कि तभी अब अनिका कहती है, अभी ना पहले आप सभी शावर ले लीजिए, उसके बाद ही मैं सर्वेंट को कह दूंगी कि ब्रेकफास्ट आज गार्डन में ही लगवा दें, फिर आप सब गार्डन में ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। अनिका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, ओके मामा, एज यू विश। उसके बाद अब रिया अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, हम थोड़ी ही देर में आते हैं। उसके बाद अब तीनों ही बच्चे अपनी दादी माँ और अपनी मम्मा को बाय बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ अनिका भी आयशा मारवा के पास ही कुछ पल के लिए बैठती है और कहती है कि अच्छा माँ, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए, अब आप फ्रेश हो जाइए और मैं भी जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। ये सुनते ही अब आयशा मारवा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। यहाँ अनिका भी अब उन्हें बाय बोलकर उस रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अपने रूम में आयशा मारवा कुछ पल के लिए बेड पर बैठी रहती है और अब वो बेड पर बैठे हुए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, थैंक यू गॉड फॉर सेविंग माई चाइल्ड एंड थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग माई फैमिली। आई एम ग्रेटफुल टू यू। सच में कितनी बड़ी खबर है कि मैं जैसा मुझे पता चला था या जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। थैंक यू कि मेरा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने बेड से अब उठकर आयशा मारवा भी शावर लेने के लिए चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ अब आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही अपने रूम में अब तक रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पर बाहर जाने का प्लान बनाया था, जहाँ पर उन्होंने आरजे को भी मैसेज करके बुलाया था। यहाँ मयूर अब आकाश गुलेरिया से कहता है, क्या लगता है तुम्हें रानी साहिबा क्या अंजलि आंटी को मना लेंगी या नहीं? क्योंकि अगर अंजलि आंटी को रानी साहिबा नहीं मना पाई तो फिर तो हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है कि देखते हैं, खैर वैसे मैं अनिका के रूम में जा रहा हूँ, उसे कह देता हूँ कि वो भी रेडी हो जाए, उसे हमारे साथ चलना होगा। पता नहीं अनिका इस बात पर कैसे रिएक्शन करेगी। आजकल जिस तरह से सिचुएशन है उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार होगी भी या नहीं। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, अगर उसने मना कर दिया तो कोई तो हो उससे मनाने वाला। अपने भाई की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, चलो, और फिर दोनों ही भाई अब अनिका के रूम की तरफ निकल जाते हैं उससे बात करने के लिए। तो वहीं कविनालिशा भी अब अपने काम में लग जाती है। कविनालिशा भी अब तक अपने कमरे में रेडी होकर वो अभी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अब क्योंकि उसे अंजलि मामी को भी रेडी करना था इसलिए अब वो अंजलि मामी के कमरे की तरफ निकल जाती है। एक तरफ यहाँ पर मयूर और आकाश दोनों ही अनिका को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं तो वहीं कविनालिशा अंजलि मामी को मनाने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही कविनालिशा अंजलि मामी के रूम के दरवाजे के पास आती है तो वो एज ए फॉर्मेलिटी अब वो दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इतना कहने के बाद जब उसे अंजलि मामी की आवाज आती है कि हाँ रानी साहिबा आप आ जाइए। अब अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब कविनालिशा अंदर आ जाती है और अब के अंदर आने के बाद वो देखती है कि अंजलि मामी अपने बेड पर ही बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किन्हीं ख्यालों में थी। अब कविनालिशा अंजलि मामी के पास जाकर अब उन्हें कहती है, क्या आप ठीक हैं? क्या सोच रही हैं आप? कविनालिशा की बात को सुनकर अब अंजलि मामी अपने सेंस में आती है तो वो सामने अब कविनालिशा को देखकर कहती है, अरे रानी साहिबा आइए ना, बैठिए और हाँ मुझे माफ कर दीजिएगा। वो क्या है ना कि कल आपकी बातें सुनकर मुझे कब नींद आ गई मुझे भी पता ही नहीं चला। सॉरी हाँ, लेकिन मुझे आपकी बातों में को सुनकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था।
लेकिन हाँ, जो बातें कल अधूरी रह गई थी वो मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। क्या आप मुझे दोबारा से वो सारी बातें बता सकती हैं जो मैंने कल रात को मिस कर दी थी। अंजलि मामी के इस सवाल पर अब कविनालिशा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो अब यही सोच रही थी कि आखिर मिसेज अंजलि मल्होत्रा को उनके बचपन की स्टोरी सुनने में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि उन्होंने तो कल उनको वो बातें इसलिए बताई थी ताकि वो अपने प्लान में सक्सेस हो सके, क्योंकि आकाश को उनका फोन चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि अंजलि मल्होत्रा को उनकी बातों में इतना इंटरेस्ट आएगा कि उनसे जो बातें मिस हो गई थी वो उनसे दोबारा बताने के लिए पूछेंगी। अपने अब ख्यालों को दिमाग से हटाकर अब कविनालिशा अंजलि मामी से कहती हैं, क्या आप हमारे साथ लंच के लिए बाहर चलेंगी? देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बस यहाँ पर आपको अपने साथ लंच पर ले जाना चाहती हूँ। कितना समय हो गया है आपको बस इसी कमरे में रहते हुए। अब तो आप थोड़ा बहुत चल फिर सकती हैं जैसे आपने बताया। इससे आपको भी बाहर जाकर थोड़ा सा पेरिस में घूमने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पता नहीं आप अब तक पेरिस घूमे भी हैं या नहीं, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। हाँ, आप मना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं बड़ी ही उम्मीद से आपसे ये पूछ रही हूँ। कविनालिशा की ये बात सुनकर, उसकी इतनी रिक्वेस्ट भरी बात सुनकर अब अंजलि मामी अपने ही ख्यालों में चली जाती है कि किस तरह से सालों पहले राजीव भी उससे ऐसे ही बाहर लंच के लिए मनाता था, क्योंकि जिस तरीके से कविनालिशा अंजलि मामी को मना रही थी वो बिल्कुल ही राजीव गुलेरिया के साथ मैच हो रहा था। दोनों का ही बात करने का तरीका उसे एक जैसा ही लगता था। जब भी अंजलि मामी कविनालिशा को देखती थी तो कविनालिशा की छवि में उसे राजीव गुलेरिया की याद आ जाती थी। इसलिए कविनालिशा की ये बात सुनकर वो अपने ही ख्यालों में फिर से चली जाती है।